स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा सेक्शन वाई डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट किया था और उसमें हमने पहला जो रीज़न है कि क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रही थी इंडिया में वो डिस्कस किया था, जो था कि लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। एंड व्हाट वी मीन बाय लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, उसका मतलब ये था कि मोर एंड मोर लैंड शुड बी कवर्ड अंडर एग्रीकल्चर, मोर एंड मोर लैंड शुड बी कल्टिवेटेड। तो जितनी ज़्यादा ज़मीन पे खेती होगी इसका मतलब उतना ज़्यादा अच्छा उपयोग हो रहा है ज़मीन का। अदरवाइज इफ़ देयर आर फॉरेस्ट देन दे वर ट्रीटेड एज अनप्रोडक्टिव लैंड, कि अगर किसी ज़मीन पे खेत हैं तो वो प्रोडक्टिव है, तो उससे पैसा आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, लोगों की नीड्स पूरी होंगी, यूरोपियंस की नीड्स पूरी होंगी। बट अगर कोई जंगल वगैरह है तो उसे ब्रिटिशर्स जो है वो अनप्रोडक्टिव मानते थे और इनकरेज कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे खेती हो। तो ये सारे रीजंस जो हैं वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और अब इस सेकेंड वीडियो में ये जो सेक्शन है हमारा, इसमें हम सेकेंड रीजन जो है वो डिस्कस करेंगे कि why the deforestation was happening in India during colonial rule and why it took so much high pace during Britishers. तो स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स, पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्लीपर्स क्या होते हैं। स्लीपर्स मतलब वुडन प्लैंक्स लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स, दे होल्ड द ट्रैक्स इन पोजिशन। तो आज भी जब आप ट्रेन से कहीं जाते हो या फिर आपने रेलवे की पटरियां देखी होंगी, ट्रैक्स देखी होंगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि इस तरीके से सीधी सीधी लोहे की पटरी होती हैं दो, और फिर ऊपर इस तरीके से कुछ प्लैंक्स जो हैं वो रहते हैं। आजकल वो सीमेंट के देखने मिलते हैं और इससे क्या होता है कि मतलब एक्चुअली ये जो प्लैंक्स हैं वो नीचे रहते हैं और इनके ऊपर हमें जो पटरियां हैं वो बिछी हुई दिखती हैं। तो ये जो लोहे के पटरियों के नीचे जो ये वुडन प्लैंक्स लगते थे, आजकल आप देखोगे तो ये सीमेंट के रहते हैं, तो पहले ये लकड़ी के हुआ करते थे। तो इन वुडन प्लैंक्स को क्या कहते हैं, स्लीपर्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये पटरियों को पकड़ के रखने का काम करते हैं कि भाई दो पटरी आपने लगा तो दी, बट वो किस बेस पे लगी हैं, तो वो नीचे लकड़ी लगाई जाती थी और फिर उसके ऊपर ये पटरियां बिछाई जाती थी। इससे क्या होता था कि ये जो पटरियां हैं, ये जो ट्रैक्स हैं वो जुड़ी रहती थी, वो वहां पे रहती थी ताकि इधर उधर ना जाए। ठीक है, तो इन स्लीपर्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ। अब स्लीपर्स उस टाइम पे किसके बन रहे थे, लकड़ियों के, और लकड़ी कहाँ से आएगी, पेड़ों से, और पेड़, अगर पेड़ों से लकड़ी आएगी तो इससे क्या होगा, जंगल खत्म होंगे। तो वही डिफॉरेस्टेशन जो है वो हो रहा था। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपेयरिंग। 19th सेंचुरी के शुरुआत तक क्या देखने मिल रहा था कि इंग्लैंड में जो ओक फॉरेस्ट थे वो खत्म हो रहे थे। ओक एक ट्री होता है, तो जो ओक के जंगल थे वो खत्म हो रहे थे। दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी। अब हुआ क्या कि जब इंग्लैंड में ओक की जो लकड़ी है वो काफ़ी अच्छी होती है फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, या फिर इस तरीके से अगर आपको कुछ बड़ा बनाना है जैसे शिप्स वगैरह बनानी है तो उसमें वो काफ़ी काम आती थी। तो अब हो क्या रहा था, इंग्लैंड में ओक के जंगल खत्म हो रहे थे। अब इंग्लैंड के जो लोग हैं उनको टेंशन हो रही थी कि हमारे ओक के फॉरेस्ट तो खत्म हो रहे हैं, तो फिर हमारी जो रॉयल नेवी है उसको जो शिप्स वगैरह बनानी है उसकी नीड्स कहाँ से पूरी होंगी, उनको बनाने के लिए जो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी वो कहाँ से आएगी। तो ये लोग तो टेंशन में आ गए। हाउ कुड इंग्लिश शिप्स बी बिल्ट विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर। अगर ओक फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं तो उससे अच्छी लकड़ी हम फिर कहाँ से ला पाएंगे। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है, और ड्यूरेबल होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, जल्दी खराब नहीं होती। तो ऐसी लकड़ी फिर हमें कहाँ से मिलेगी, हमारे जंगल तो खत्म हो रहे हैं। हाउ कुड इम्पीरियल पावर बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन विदाउट शिप्स। और जो इम्पीरियल पावर है या फिर ये जो इंग्लैंड है वो बिना शिप्स के कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। आप देखोगे जो इंग्लैंड है वो मतलब उसके आसपास पूरा समुद्र है और एक तरीके से टापू से हैं। अब इनको अपने आसपास सेफ्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको नेवी की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोटेक्शन के लिए नेवी की ज़रूरत पड़ेगी, और नेवी ज़मीन पर रह के तो काम करेगी नहीं। नेवी को काम करने के लिए शिप्स चाहिए और शिप्स बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, लकड़ी लाने के लिए जंगल चाहिए, और जंगल हो रहे हैं खत्म। तो ये लोग इसलिए टेंशन में आ गए। बाय द 1820s सर्च पार्टीज वर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अब इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड के जो लोग हैं, गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला कि जाओ, कुछ लोगों को भेजा, सर्च पार्टीज को भेजा, इंडिया में भेजा कि जाओ देखो कि क्या इंडिया में कुछ इस तरीके के जंगल वगैरह हैं जिनसे हमें अच्छी लकड़ियां कंटिन्यूसली रेगुलरली मिल सके।
ताकि हम अपने देश में यहाँ पे शिप्स बना सकें। विद इन अ डेकेड trees were being felled on a massive scale and vast quantities of timber were being exported from India। और एक दशक के अंदर अंदर हमें क्या देखने मिला, मतलब कि 1830s तक, एक दशक मतलब होता है 10 साल, तो 1830s तक हमें क्या देखने मिला कि इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे पेड़ों को काटा जा रहा था और काफ़ी भारी मात्रा में, टिम्बर मतलब लकड़ी, काफ़ी भारी मात्रा में जो लकड़ियां हैं वो इंडिया से इंग्लैंड भेजी जा रही थी। एक्सपोर्ट करना मतलब जब हमारे देश से दूसरे देश कुछ जाए, बाहर जाए, एक्सपोर्ट, और जब किसी दूसरे देश से हमारे देश में कुछ आए तो वो इम्पोर्ट। तो बहुत ही बड़े लेवल पे अब इंडिया से लकड़ियां इंग्लैंड जा रही थी। The spread of railways from the 1850s created a new demand। अभी तक हमारी लकड़ियां किस लिए बड़े लेवल पे जा रही थी कि जो शिप हैं, नेवी को जो शिप चाहिए उनको बनाने के लिए लकड़ियां चाहिए थी और इंग्लैंड में खत्म हो रही थी लकड़ियां, इसलिए उन्होंने क्या किया, इंडिया के जंगलों को काटना शुरू किया और वहां पे लकड़ियां भेजना शुरू कर दिया इंग्लैंड में। बट ये जो लकड़ी की डिमांड है वो और बढ़ने लग गई। 1850s तक आते आते ये डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब 1850s तक हमारे देश में रेलवे जो है वो भी स्प्रेड होने लगा था, रेलवे फैलने लगा था। Railways were essential for colonial trade and for the movement of imperial troops। अब आप देखो, आप बोलोगे कि अंग्रेज कितने बढ़िया थे, हमारे देश में रेलवेज लाए, बट ऐसा है कि वो रेलवेज हमारे लिए नहीं लाए थे। रेलवेज या इस तरीके की जो डेवलपमेंट्स हैं ये इन्होंने अपने लिए की थी, अपने फायदे के लिए, अपनी सहूलियत के लिए की थी। तो जो रेलवेज है वो कॉलोनियल ट्रेड के लिए ज़रूरी था कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ये क्या कर रहे थे, हमारे देश से रॉ मटेरियल्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। कॉटन हो गया, इंडिगो वगैरह हो गया, या बहुत सारी चीज़ें, स्पाइसेस हो गया, टेक्सटाइल्स हो गई, वो सारी चीज़ें ये एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब मान लो ये हमारा देश है, मान लो, ठीक है। अब कोई चीज़ प्रोड्यूस यहाँ हो रही है, बन यहाँ रही है, उग यहाँ रही है। अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट होता है पोर्ट के थ्रू, शिप्स के थ्रू जाएगा। एक्सपोर्ट करने के लिए मान लो इस पोर्ट पे लाना है और फिर शिप्स में जाके ये इनके इंग्लैंड चला जाएगा। अब इस जगह से यहाँ तक, पोर्ट तक लाने में इनको कुछ ना कुछ तो लगेगा, मतलब कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चाहिए जिससे कि ये लोग यहाँ से पोर्ट तक अच्छे से, आराम से, बड़े मात्रा में सामान ला सके। इसी तरीके से अगर इन्हें अपने प्रोड्यूस्ड, मान लो टेक्सटाइल्स वगैरह ये प्रोड्यूस कर करके इंडिया में बेच रहे हैं, तो जब वो यहाँ से सामान लाएंगे तो पोर्ट पे आके खाली करेंगे, अब फिर पोर्ट से पूरे इंडिया में फिर चीज़ें फैलेंगी। अब इन चीज़ों को मार्केट तक पहुँचाने के लिए इन्हें फिर से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। तो इस चीज़ को बनाने के लिए इन, मतलब ताकि कॉलोनियल, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इनकी ट्रेड अच्छे से होती रहे, इनका बिजनेस जो चल रहा है खरीद बेच का, वो अच्छे से चलता रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी थी रेलवेज। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, रेलवेज का स्प्रेड इंडिया में शुरू किया, रेलवेज बनानी बिछानी शुरू की यहाँ पे। और कॉलोनियल ट्रेड के साथ साथ इनकी जो ट्रूप्स थी, इनकी जो आर्मी वगैरह थी, उसके भी इजी मूवमेंट के लिए, कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचा जा सके, आसानी से पहुंचा जा सके, उस चीज़ के लिए भी ये लोग क्या कह रहे थे कि इनको रेलवेज की ज़रूरत पड़ रही थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। To run locomotives, wood was needed as fuel, and to lay railway lines, sleepers were essential to hold the tracks together। अब जब रेलवे स्प्रेड करनी थी तो उसके लिए लकड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि जो इंजन चलेगा वो लकड़ियों से चलेगा। मतलब इंजन कैसे चलेगा? आग से चलेगा। और आग कैसे लगेगी? वो लकड़ियों को जला जला के आग जो है उसमें लगाई जाएगी और उससे पूरा प्रोसेस होगा और वो इंजन चलेगा। अभी भी कोई भी इंजन वगैरह चलता है वो इग्निशन से चलता है। जैसे जो तेल वगैरह हम डालते हैं वो इसीलिए डालते हैं ताकि वो इजी जो इग्निशन है वो हो पाए। तो लकड़ियों की ज़रूरत थी फ्यूल के तौर पे, जैसे आज हम पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं फ्यूल के तौर पे, इसी तरीके से लकड़ियों को जला जला के फ्यूल की तरह उस टाइम इंजन को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसके अलावा लकड़ियों की ज़रूरत किस लिए थी? रेलवे स्लीपर्स बिछाने के लिए, कि पहले वो ऐसे लकड़ियों के रेलवे स्लीपर्स बिछाएंगे और उसके बाद वो इनके ऊपर लोहे की पटरियाँ बिछाएंगे, तभी तो इस पर ट्रेन चल पाएगी। तो इसलिए लकड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी, लकड़ियों की और ज़्यादा डिमांड जो है वो इसकी वजह से बढ़ने लगी। Each mile of railway track required between 1760 and 2000 sleepers। तो अगर 1 माइल की रेलवे लाइन बिछानी होती थी, 1 माइल मतलब लगभग 1.6 किलोमीटर,
अगर इतनी रेलवे लाइन बिछानी होती थी तो उसके लिए लगभग 1760 से लेकर 2000 स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ती थी। फ्रॉम द 1860s द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली, और 1860 से क्या हुआ कि जो रेलवेज हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पे काफ़ी तेज़ी से इंडिया में एक्सपेंड होने लग गई, बढ़ने लग गई। By 1890, about 25,500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक हैड बीन laid, और 1890s तक आते आते लगभग 25,500 किलोमीटर ट्रैक जो है, इस तरीके से जो रेलवे लाइन है वो बिछ चुकी थी इंडिया में। In 1946, the length of the tracks had increased to over 7,65,000 किलोमीटर, और 1946 आते आते क्या हुआ, ये जो 25,500 किलोमीटर की ट्रैक थी अब ये बढ़कर मतलब अब और ज़्यादा बड़े लेवल पे रेलवे नेटवर्क इंडिया में फैल चुका था। अब रेलवे नेटवर्क इंडिया में फैला था, इसका मतलब ज़्यादा स्लीपर्स लगे होंगे, ज़्यादा स्लीपर्स लगे होंगे मतलब ज़्यादा पेड़ कटे होंगे और उससे जंगल साफ हुए होंगे और डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा। As the railway tracks spread through India, a larger and larger number of trees were felled. अब जैसे जैसे ये रेलवे बढ़ता गया वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो हैं वो कटने लगे। As early as the 1850s, in the Madras Presidency alone, 35,000 trees were being cut annually for sleepers. मतलब जब ये रेलवे एक्सपेंड होना शुरू ही हुआ था लगभग 1850s के टाइम पे ही, लगभग मद्रास प्रेसिडेंसी में, मतलब जो आज का चेन्नई और तमिलनाडु वाला इलाका है, वहाँ पे हर साल लगभग 35,000 पेड़ जो हैं वो काटे जा रहे थे स्लीपर्स के लिए। और वो तो 1850 की बात है, सोचो 1946 तक आते आते जब इतने बड़े लेवल पे रेलवे नेटवर्क फैल गया था, तो सोचो पूरे देश भर में कितने ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ स्लीपर्स को बिछाने के लिए। The government gave out contracts to individuals to supply the required quantities. अब हुआ क्या कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देती थी कि आप हमें रेगुलरली लकड़ियों को सप्लाई करते रहना। These contractors began cutting trees indiscriminately. अब हुआ क्या कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिन्हें की गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि भाई हमारे स्लीपर्स वगैरह के लिए आप हमें कंटिन्यूसली लकड़ी देते रहना, तो इस सप्लाई को पूरा करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो क्या करते थे, वो अंधाधुंध बस पेड़ों को काटे जा रहे थे। फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक्स फास्ट स्टार्टेड डिसअपेयरिंग, और रेलवे ट्रैक्स के आसपास वाले जो जंगल हैं वो बहुत ही तेज़ी से डिसअपेयर होने लग गए, गुम होने लग गए, क्योंकि उन्हें काट काट के स्लीपर्स के लिए इस्तेमाल में लिया जा रहा था। अब इस सेक्शन में आपको ये बताया हुआ है कि जब इंडस वैली रेलवे वहाँ पे जो रेलवे लाइन बिछनी थी, लगभग मुल्तान से सुकुर तक रेलवे लाइन बिछनी थी। ये जो रेलवे लाइन है वो लगभग 300 माइल्स की थी, और इसमें लगभग 2000 स्लीपर्स पर माइल के हिसाब से जो स्लीपर्स हैं वो यूज़ होने वाले थे। तो इसमें कितना ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, कितने ज़्यादा बड़े लेवल पे लकड़ी की ज़रूरत थी, और कितने बड़े लेवल पे जो पंजाब और उसके आसपास के जो फॉरेस्ट हैं वो क्लियर हुए, वो ख़त्म हुए, उसके बारे में डिस्कशन जो है वो किया गया है। इसी तरीके से जब नॉर्दर्न स्टेट रेलवे फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान जब वो बिछाई गई, वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई गई, तो वहाँ पे भी लगभग 22 लाख स्लीपर्स की जो है वो ज़रूरत पड़ी थी, और उसकी वजह से भी बहुत सारे जंगल जो है वो काटे गए थे। तो इस चीज़ का डिस्कशन आपको दिया हुआ है कि कितने से कितने डिस्टेंस पे कितनी स्लीपर्स की ज़रूरत थी, और एक स्लीपर का जैसे साइज़ इसमें बताया हुआ है। तो ये फैक्चुअल चीज़ें ऐसी बताई हुई हैं, बट आपको एक तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कितने बड़े लेवल पे जो जंगल हैं वो इस चीज़ के लिए काटे जा रहे थे। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो जिसमें कि जो एलिफेंट है वो इतने बड़े टिम्बर को जो टिम्बर लॉग है उसको उठा रहा है। तो ये फ़ोटो जो है वो रंगून की है, रंगून के एक टिम्बर यार्ड की। अब रंगून का है वो म्यांमार में रंगून जगह है, तो वहाँ के टिम्बर यार्ड में इस तरीके से एलिफेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है टिम्बर को इधर उधर करने के लिए, उठाने के लिए। तो बेसिकली जो कॉलोनियल पीरियड था उसमें इस तरीके से एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया गया था, बट हाँ इस तरीके से जो टिम्बर्स हैं वो काटे जा रहे थे, जो पेड़ हैं वो काटे जा रहे थे। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देखो जिसमें औरतें जो हैं वो लकड़ियों को इकट्ठा करके, जो पड़ी हुई लकड़ियाँ हैं या जो इधर उधर गिर गई हैं उनको इकट्ठा करके वो फ्यूल वुड की तरह लेके जा रही हैं। और इसकी जो पगडंडी है, मतलब ये जो छोटा सा रास्ता है, इसको नोटिस करो कि आसपास पूरे पेड़ वगैरह हैं, पेड़ पौधे हैं, और छोटी सी किस तरीके से
रास्ते बने हुए हैं, कच्चे रास्ते बने हुए हैं। अब आप इस ट्रक को देखो जिस पे लकड़ियां जो है एकदम लदी पड़ी हैं और ये किस तरीके से एक रोड पे खड़ा है। अब हुआ क्या कि when the forest department decided to take up an area for logging, one of the first thing it did was to build wide roads so that the trucks could enter. अब जब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता था कि वो किसी जंगल को काटेगा और उससे लकड़ियां लेगा, तो उससे सबसे पहले क्या किया जाता था कि वहां पे जंगलों को काट के पहले बड़े बड़े रोड बनाए जाते थे, जिससे कि जो लकड़ी कैरी करने वाले जो ट्रक्स वगैरह हैं वो आराम से आ जा सके। Compare this to the forest tracks along which people walk to collect fuel wood and other minor forest produce. अब इस रोड को आप इस पगडंडी से कंपेयर करो कि देखो ये तो नेचुरल है, ये तो मतलब ऐसे ही लोग आते जाते गए हैं और उसकी वजह से अपने आप ही ये लोगों के चलने की वजह से छोटे छोटे रास्ते बन गए हैं। इसके ऊपर कोई भी सीमेंटिंग वगैरह नहीं की गई है, कोई भी पक्का रोड नहीं बनाया गया है और किसी भी पेड़ को इस तरीके से नहीं काटा गया है। ये साइड में सब पेड़ वेड़ सब खड़े हैं। बट वहीं आप ये देखो कि इन बड़े बड़े रोड को बनाने के लिए ही कितने बड़े बड़े पेड़ों को, कितने बड़े हिस्से को काटा गया होगा जंगल के। मैनी सच ट्रक्स ऑफ वुड गो फ्रॉम द फॉरेस्ट एरियाज टू बिग सिटीज। और इस तरीके से देखो कितनी लकड़ियां लदे हुए, कितने पेड़ों को काटा होगा। इस तरीके से बहुत सारे ट्रक्स जो हैं वो कंटिन्यूसली जंगलों से सिटीज में जाते थे लकड़ियों को भेजने के लिए। अब एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कि कल हमने पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है। उसका पहला हमने रीज़न पढ़ा था क्योंकि लैंड जो है उसे इम्प्रूव करना है, लैंड को इम्प्रूव करना है। अब लैंड को क्यों इम्प्रूव करना है, इसका मतलब यह है कि लैंड को एग्रीकल्चर के अंदर लाना है। तो उसका पहला रीज़न ये था क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही थी, ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे खेती करने की ज़रूरत थी। दूसरा ये था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो एनकरेज कर रहे थे कि तुम खेती करो, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े एरिया पे खेती करो। अब ब्रिटिशर्स क्यों एनकरेज कर रहे थे, क्योंकि पहला तो इनके जो यूरोपियन नेशंस है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की डिमांड उठ रही थी, डिमांड बढ़ रही थी, कॉटन की, जूट की और वीट वगैरह की, इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ रही थी। और उस डिमांड को पूरा करने के लिए ये इंडिया के लोगों को कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे एग्रीकल्चर करो। दूसरा, इनको क्या लग रहा था कि जो फॉरेस्ट हैं वो अनप्रोडक्टिव हैं और उनको काट के वहाँ पे भी खेती कर देनी चाहिए, इसलिए वो जंगलों को काट रहे थे। तो पहला कारण हमने ये देख लिया कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रही थी। दूसरा कारण ये है जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, वो ये है कि स्लीपर्स वगैरह जो हैं उनकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे पेड़ जो है वो काटे गए। इसमें भी पहले हमने देखा कि क्या हुआ कि यूरोप में जंगल खत्म हो रहे थे, जो ओक फॉरेस्ट थे वो बहुत ही जल्दी खत्म हो रहे थे और उन जंगलों के खत्म होने की वजह से उनके शिप बनाने के लिए जो लकड़ी की डिमांड थी उसमें कमी पड़ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड के लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने लोगों को इंडिया में भेजा कि देखो जाओ और वहाँ पे कोई फॉरेस्ट वगैरह जिससे हम लकड़ियाँ ले सकें वो बताओ। तो 10 साल के अंदर अंदर ही यहाँ से बहुत बड़े लेवल पे लकड़ियाँ ले जाकर मतलब पेड़ों को काट काट कर इंग्लैंड भेजा जा रहा था। तो इंग्लैंड की जो शिप डिमांड थी या जो उनकी इम्पीरियल नेवी थी उसके लिए जो शिप चाहिए थी उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ पे फॉरेस्ट को काटा जा रहा था। दूसरा, हमने देखा कि 1850s तक आते आते जो रेलवेज हैं वो काफ़ी फैल रहे थे इंडिया में और उनको फैलने के लिए रेलवे के लिए क्या चाहिए था, पटरियाँ चाहिए और पटरियों को बिछाने के लिए स्लीपर्स चाहिए। स्लीपर्स इस तरीके से लकड़ी के टुकड़े होते हैं जिन पे रेलवे लाइनों को, इन पटरियों को बिछाया जाता है। तो क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे रेलवे लाइन बिछ रही थी उस वजह से ये स्लीपर्स की ज़रूरत थी। और रेलवे के ही साथ क्या आता था कि रेलवे को के इंजन को चलाने के लिए जो फ्यूल की ज़रूरत होती थी वो भी लकड़ियाँ थी कि वो लोग लकड़ियों को जला जला के उसके इंजन को चलाते थे, ऑपरेट करते थे। बाद में फिर कोल का इस्तेमाल किया जाने लग गया कि जैसे जो कोयले वाली जो ट्रेन होती हैं जिसमें कोयला जला जला के इंजन को चलाया जाता है और आजकल इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेन जो है वो आ चुकी हैं। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि रेल की वजह से एक तो स्लीपर्स और दूसरा उसको फ्यूल की वजह से लकड़ियों को काटा जा रहा था। तो इंडिया में होने वाली जो डिफॉरेस्टेशन है उसका हमने दूसरा रीज़न ये भी डिस्कस कर लिया।